इंसान की जिंदगी भी एक सफर की तरह है। एक ऐसा सफर जो कभी मुकम्मल ही नहीं होता। एक सफर खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है और इसी के साथ जिंदगी गुजरती ही रहती है। कुछ ऐसा ही यहाँ इस मूवी में भी हुआ। मूवी स्टार्ट होती है एक लड़के लू किवान से, जो सड़क पर पड़ा खून कपड़े को पानी में भिगोकर उससे साफ कर रहा था। नेक्स्ट सीन में किवान को प्लेन में दिखाया जाता है, जहाँ उसका ब्रोकर, जिसके जरिए उसे यहाँ आने का पासपोर्ट मिला, उसे और कुछ और लड़कों को समझाता है कि अगर एयरपोर्ट पर तुमसे ज्यादा सवाल पूछे जाएं तो तुम सिर्फ इतना कहना, आई डू नॉट स्पीक इन इंग्लिश। अब किवान को एयरपोर्ट पर दिखाया जाता है, मगर वहाँ उससे कोई सवाल नहीं किया जाता। ये आगे बढ़ता है और उसी ब्रोकर को अपने हाथ में मौजूद पर्ची पर लिखा एड्रेस दिखाकर वहाँ ले जाने को कहता है। वो उससे पैसे लेकर उसे वहाँ उतार देता है और अपना कार्ड उसे देता है कि अगर वापस जाना हो तो कांटेक्ट करना। लू किवान वो कार्ड मोड़ तोड़कर रख लेता है। अब ये वहाँ अंदर जाता है, जहाँ इसकी बारी आने पर इसका इंटरव्यू लिया जाता है। दरअसल ये यहाँ रिव्यू आईडी के लिए आया है। वहाँ पूछने पर ये उन्हें बताता है कि मेरा नाम लू किवान है और मेरे अंकल के पहचान के एक ब्रोकर ने पासपोर्ट दिलवाया। इंटरव्यूअर पूछती है, आप 2019 में चाइना गए और वहाँ आपका कमाई का कोई जरिया नहीं था, तो आपके पास पासपोर्ट और प्लेन के टिकट के पैसे कहाँ से आए? किवान कहता है वो मेरी माँ। और फिर यहीं से सीन शिफ्ट हो जाता है और फ्लैशबैक में किवान की बर्थडे का दिन दिखाया जाता है, जहाँ वो नूडल्स खा रहा था और उसकी माँ कह रही थी कि पेट भर के खाओ, आज तो तुम्हारी बर्थडे है। उसकी माँ काम पर जाने के लिए तैयार होने लगती है और यही इनकी बातों से पता चलता है कि किवान ने किसी बच्चे को बचाया था और काफी मारम पीटी हो गई थी। तभी पुलिस वाले किवान के पीछे पड़े हुए हैं। जब भी वो बाहर नहीं निकल सकता, ना कोई जॉब कर सकता है, बस छुप कर रहता है और इसी वजह से इसकी माँ जॉब करती है, जिससे इनका घर चलता है। अब किवान की माँ जॉब पर चली जाती है, वो एक रेस्टोरेंट में जॉब करती है। वहीं पुलिस वालों को किवान की माँ को गौर से देखते दिखाया जाता है। यहीं से सीन शिफ्ट होकर फिर प्रेजेंट में आता है, जहाँ इंटरव्यूअर की आवाज से किवान चौंकता है, जो पूछ रही थी कि आप कोरियन चाइनीज हैं, जो नॉर्थ कोरिया से भाग कर आया है और सेटलमेंट फीस के लिए सब्सिडी मांग रहा है। किवान कहता है नहीं, ये सच नहीं। अब वो कहती है आपका एक और इंटरव्यू होगा जो अगले साल होगा। किवान कहता है मैं जब तक यहाँ क्या करूंगा। वो ये कहकर कि आपको इंतजार करना होगा, वहाँ से चली जाती है। किवान मायूस होकर एक हॉस्टल में आकर रहने लगता है, लेकिन फिर उस हॉस्टल का माहौल खराब देखकर रात को ही वहाँ से चला जाता है। मगर बाहर सर्दी काफी थी। वो एक पब्लिक वॉशरूम में किसी तरह रात गुजारता है और सुबह एक डस्टबिन से पानी की बोतल निकालकर उससे पानी पीता है और उसी में से कुछ खराब सा खाना भी खा लेता है। खराब खाना खाने की वजह से उसे वोमिट होने लगती है। अब वो एक बाबा को कुछ जमा किया हुआ सामान बेचते देखता है, फिर वो भी कुछ बॉटल्स जमा करके उन्हें बेच देता है, जिससे उसे बहुत थोड़े से पैसे मिलते हैं और वो उसी से बहुत थोड़ा सा खाना लेकर खा लेता है। अब वो ऐसे ही करने लगा था, इसी तरह डस्टबिन से बॉटल्स वगैरह जमा करके बेचता था। एक रात सर्दी काफी थी। वो एक जगह आग जली देखकर किवान वहीं बैठकर आग सेकने लगता है, मगर तभी कुछ लड़के वहाँ आते हैं और उसे कहते हैं निकल उठ यहाँ से, और उसे मारपीट कर वहाँ से चले जाते हैं। इसी सब में किवान का एक शू वहाँ एक जगह ठहरे हुए पानी में गिर जाता है। वो बेचारा उसे निकालने लगता है और खुद भी पानी में गिरकर पूरा भीग जाता है। फिर वो सर्दी से कांपता एक लॉन्ड्री में बैठ जाता है। वहीं फिर वो अपनी माँ को याद करने लगता है और फ्लैशबैक में पास्ट का सीन वहीं से कंटिन्यू होता है, जहाँ पुलिस वाले रेस्टोरेंट में उसकी माँ को किवान की फोटो दिखाते हुए पूछ रहे थे कि ये आपका बेटा है। वो कहती है कि नहीं, ये मेरा बेटा नहीं। अब एक आदमी जो किवान का अंकल है वहाँ आकर पुलिस वालों को बातों में लगाता है और किवान की माँ आगे बढ़ जाती है, मगर वो जैसे ही गेट खुलती है तो सामने किवान उनकी अम्ब्रेला लिए खड़ा था कि आप घर पर भूल गई थी। तभी पुलिस वाले उसे देख लेते हैं और किवान अपनी माँ के साथ वहाँ से भागने लगता है और पुलिस वाले भी उसके पीछे भागते हैं। वहीं रोड पर एक गाड़ी से किवान की माँ का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है और रोड पर खून बहने लगता है। वो अपनी माँ की ये हालत देखकर बहुत रोता है। उसी टाइम अंकल भी वहाँ आ जाते हैं। इसकी माँ किवान को कहती है कि बस एक बात याद रखना कि जिंदगी में कभी हार मत मानना। अंकल अब किवान से कहते हैं कि तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारी माँ को मैं देख लूंगा, वरना पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी। किवान वहाँ से जाना नहीं चाहता था, लेकिन पुलिस वहाँ पहुँच चुकी थी, इसलिए उसे मजबूरी में भागना पड़ता है। वो रोता हुआ वहाँ से भाग जाता है। फिर प्रेजेंट में आता है, जहाँ किवान वहीं लॉन्ड्री में सो गया था और एक लड़की आकर वहाँ से उसका वॉलेट चोरी कर लेती है। फिर किवान को पुलिस स्टेशन में लॉन्ड्री की सीसीटीवी कैमरा की फुटेज देखते दिखाया जाता है, जहाँ वो देख लेता है कि उसका वॉलेट एक लड़की मारी ने चुराया है। फिर वहीं पुलिस स्टेशन में मारी को भी बैठे दिखाया जाता है। किवान पहचान जाता है कि ये वही लड़की है। किवान उसके पास आकर अपना वॉलेट का पूछता है। पहले तो वो मानती नहीं, मगर फिर कहती है कि मैंने सारे पैसे खर्च कर दिए। किवान कहता है कि जो पैसे तुमने खर्च कर दिए वो मुझे मेरी माँ की लाश को बेचकर मिले थे। फिर फ्लैशबैक में जाता है और अंकल को किवान के साथ बैठे दिखाया जाता है, जो उसे पैसे और टिकट दे रहे थे। किवान कहता है इतने पैसे कहाँ से आए? अंकल बताते हैं तुम्हारी माँ की लाश को अस्पताल में बेचकर। किवान कहता है आप क्या कह रहे हैं? अंकल कहते हैं कि तुम्हारी माँ ऐसा ही चाहती थी। किवान ये सुनकर ब्लेड से अपनी नस काटने की कोशिश कर रहा था, मगर अंकल उसे बहुत मुश्किल से रोककर कहते हैं कि तुम्हारी माँ ने कहा था जिंदगी से कभी हार मत मानना, तुम्हें उसकी खातिर जीना होगा। फिर किवान को रोड पर पड़ा अपनी माँ का खून साफ करते दिखाया जाता है, जो सीन मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था। किवान वहाँ बैठकर खूब रोता है। यहीं से सीन मूव होकर प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ मारी उसे कहती है कि मैं तुम्हें वो वापस कर दूंगी, मगर पुलिस से कहना कि उसमें बहुत कम पैसे थे क्योंकि मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड है, मुझे जेल में डाल दिया जाएगा। किवान कहता है मैं तुम्हें क्यों बचाऊं, चोर की जगह जेल में ही है। लेकिन फिर किवान मान जाता है और ऐसा ही करता है। अब बाहर आकर किवान उसे कहता है कि मुझे मेरा वॉलेट आज चाहिए। मारी कहती है आज तुम्हारा वॉलेट मुझे मिल जाएगा तो मैं कल तुम्हें दे दूंगी। किवान कहता है मैं तुम जैसी चोर पर भरोसा नहीं करने वाला, मुझे अभी दो। अब वहाँ मारी के डैड आते हैं और किवान से कहते हैं कि मैं इसका डैड हूँ, मैंने सुना है तुम नॉर्थ कोरिया से हो, ये लो कुछ पैसे रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। मगर मारी वो पैसे गुस्से से वापस कर कहती है कि आप कब तक अच्छाई का ड्रामा करते रहेंगे। फिर वो वहाँ से चली जाती है और किवान को भी अपने पीछे बुलाती है। अब
मारी एक जगह आकर किवान को वहीं रुकने का कहकर अंदर जाने लगती है, मगर किवान उसके पीछे आने लगता है। मारी उसे अपनी वॉच देकर ताकि उसे ये न लगे कि वो भाग रही है, फिर अंदर चली जाती है। अंदर एक लड़की को दिखाया जाता है जो गैम्बलर है, वो अपने कुछ आदमियों के साथ वहाँ अंदर था। मारी उसे कहती है जो वॉलेट कल तुम्हें दिया वो मुझे चाहिए। वो वॉलेट लेकर वहाँ से जाने लगती है, मगर फिर उसे वो लोग रोक लेते हैं। यहाँ इनकी बातों से पता चलता है कि मारी ने इस गैम्बलर से कर्ज लिया हुआ है। वो मारी से कोई गेम खिलवाकर अपना कर्ज उतरवाना चाहता है। वो शर्त रखता है कि अगर तुमने हमारे लिए गेम खेला तो तुम्हारा सारा कर्ज खत्म हो जाएगा और तुम्हें वो वॉलेट भी वापस मिल जाएगा। मारी उसकी बात मान जाती है। वो वहाँ से जाने ही लगती है कि किवान वहाँ आ जाता है और अपने वॉलेट के बारे में पूछता है। मारी कहती है अगले हफ्ते दे दूंगी, वो मेरे दोस्त के पास है। किवान उन लोगों के पास जाकर अपना वॉलेट मांगने लगता है। वो लोग वहाँ पर मारम पिटी करने लगते हैं। तभी वो गैम्बलर गन निकाल लेता है। मारी बहुत मुश्किल से किवान को समझाकर और उससे वादा करके कि वो उसका वॉलेट उसे जरूर देगी वहाँ से ले जाती है। अब मारी किवान को अपने घर ले आती है। ये लोग आपस में बातें करने लगते हैं। मारी बताती है इसकी मॉम की भी डेथ हो चुकी है। वो किवान से पूछती है तुम क्या काम करते हो। किवान बताता है कि कचरे से बॉटल्स निकाल कर बेचता हूँ, एक वक्त का खाना हो जाता है, वैसे भी मैं यहाँ का नहीं हूँ, मुझे कौन जॉब देगा। मारी उसे एड्रेस लिख कर देती है और अपने डैड का नाम बताते हुए कहती है यहाँ जाकर कंपनी के बॉस से मिलना और डैड का नाम लेकर कहना उन्होंने भेजा है। किवान कहता है मैं वहाँ इन कपड़ों में जाऊंगा। मारी उसे ड्रेस और शूज निकाल कर देती है। वो चेंज कर लेता है, वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए मारी से कहता है जिसने भी तुम्हारे चेहरे पर ये निशान लगाया आइंदा उससे ना मिलना, क्योंकि जो मर्द औरत पर हाथ उठाता है उसका कोई इलाज नहीं हो सकता, उससे दूर रहना ही बेहतर है। अब अगले सीन में किवान को एक आदमी के साथ कार में दिखाया जाता है जो उसे डॉक्यूमेंट्स देते हुए कहता है कि आज से तुम्हारा नाम चू युंग होंग है, क्योंकि यहाँ नॉर्थ कोरियन को जॉब मिलना मुश्किल है। मैं फैक्ट्री में सबसे यही कहूंगा कि तुम एक कोरियन चाइनीज हो। अब वो आदमी उसे फैक्ट्री के बाहर छोड़ता है और कहता है अगर कभी कोई मसला हो तो स्योंजू से बात करना, वो भी तुम्हारी तरह कोरियन चाइनीज है। वो स्योंजू से भी कहता है कि ये नया है, इसका ध्यान रखना। किवान वहाँ जॉब करने लग जाता है। पुराने कुछ वर्कर्स वहाँ किवान को थोड़ा परेशान करते हैं, मगर स्योंजू उसका साथ देती है। एक दिन बस में वापस जाते हुए किवान देखता है कि स्योंजू ने फैक्ट्री से कुछ मीट चुराया हुआ है। फिर किवान को स्योंजू के घर दिखाया जाता है। वो उसे खाना देती है, मगर किवान शुरू में खा नहीं रहा था। वो कहती है मैं ये वहाँ से चुरा कर लाई हूँ इसलिए नहीं खा रहे। किवान कहता है जब आप काम करके पैसे कमाती हैं तो चोरी करने की क्या जरूरत है। स्योंजू से सारे एक्सपेंसिव गिनवाते हुए बताती है कि जितनी वो सैलरी देते हैं उसमें कुछ नहीं बचता। किवान खाना खाने लगता है और वहाँ रखे उसके बच्चों की तस्वीर देखकर उनके बारे में बात करने लगता है। स्योंजू बताती है कि उसकी बेटी की कई बार सर की सर्जरी हो चुकी है और अब आखिरी सर्जरी होनी है, फिर वो ठीक हो जाएगी। वहाँ मारी को दिखाया जाता है जो गेम वाली जगह पर पहुंचकर गेम खेलने लगती है, मगर गेम में गन चलाते हुए उसे अपनी मॉम की याद आने लगती है और उसके हाथ कपकपाने लगते हैं। अब फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ मारी अपने डैड को कुछ रिपोर्ट्स दिखाते हुए पूछ रही थी ये सब क्या है, आपने मुझे बताया क्यों नहीं। जिस पर उसके डैड कहते हैं कि तुम्हारी मॉम तुम्हें नहीं बताना चाहती थी, वो तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती थी। सीन फिर प्रेजेंट में आता है जहाँ मारी को वो गैम्बलर आकर ड्रग्स देता है और फिर वो अच्छे से शूट कर गेम विन कर लेती है। वहाँ बैठा एक बंदा जो कि डॉन है, वो मारी को गेम खेलते और जीतते बहुत गौर से देख रहा था। गेम के बाद मारी उस गैम्बलर से वॉलेट मांगती है। वो उस डॉन का बताता है कि वो बहुत बड़ा आदमी है, हमें बिजनेस बढ़ाने के लिए उसकी जरूरत है, वो तुम्हें बहुत गौर से देख रहा था, शायद वो तुम्हें गेम के लिए हायर करना चाहता है, मुझसे मिल लो। मारी कहती है हमारी जो डील हुई थी वो पूरी हो गई, मुझे वॉलेट दो। गैम्बलर उसे वॉलेट दे देता है, फिर वो वहाँ से चली जाती है। मारी किवान को उसका वॉलेट देने चली जाती है और उसका इंतजार करते हुए वॉलेट में उसकी माँ की पिक्चर भी देखती है। किवान वहाँ आ जाता है। मारी उसे वॉलेट देकर वहाँ से जाने लगती है, मगर किवान उसे अपने पास खाने के लिए इन्वाइट करता है। दरअसल फैक्ट्री ने अपने तमाम वर्कर्स को रहने के लिए जगह दी हुई थी, किवान भी वहीं रहता था। किवान स्योंजू से मीट और कुछ सामान लेकर मारी को खाना बनाकर खिलाता है। मारी को खाना बहुत पसंद आता है, वो बहुत मजे से खाना खाती है। अगले सीन में किवान को फिर मैसेज स्टेटस के ऑफिस में दिखाया जाता है। दरअसल 1 साल हो चुका था और फिर वो अपना कार्ड अप्लाई करने यहाँ आया था। वो अपनी मॉम की एक पिक्चर जिसमें वो उनके साथ था और पीछे कोरिया की कोई मशहूर जगह थी वो उन्हें दिखाता है, मगर वो लोग कहते हैं कि सिर्फ ये काफी नहीं है, ये साबित करने के लिए कि तुम नॉर्थ कोरियन हो, तुम्हें कोई सबूत जमा करवाना पड़ेगा जिससे साबित हो, वरना तुम्हें जबरदस्ती चाइना भेज दिया जाएगा। किवान मायूस होकर वहाँ से आ जाता है और काम करते हुए वो स्योंजू से कहता है कि आप मेरे लिए कोर्ट में गवाही दे सकती हैं कि मैं नॉर्थ कोरियन हूँ। वो फौरन मान जाती है। किवान कहता है मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। वो कहती है सिर्फ शुक्रिया से काम नहीं चलेगा, मछली लेकर आना, ये मीट खा खाकर पक गई हूँ। अब किवान को फिश खरीदते दिखाया जाता है। फिश खरीदने के बाद वो और एक लड़का आपस में टकरा जाते हैं। उस लड़के के हाथ से बियर की बोतल गिरकर टूट जाती है। फिर वहाँ एक और लड़का आता है, फिर वो किवान को तंग करने लगते हैं। किवान वहाँ से जाने लगता है और इनमें से एक लड़का उससे टकराकर उसी टूटे हुए कांच पर गिर जाता है और उसके हाथ से खून निकलने लगता है। पीछे से उसकी वाइफ वहाँ आकर शोर कर लोगों को जमा कर लेती है कि देखो इसने मेरे हस्बैंड को मारा, कोई पुलिस को बुलाओ। यहीं पर कोई किवान की वीडियो भी बना लेता है। वहाँ मारी को उसके डैड की कॉल आती है और वो बताते हैं कि तुमने कुछ दिनों पहले जिस लड़के को काम पर रखवाया था उसके साथ ये सब हुआ। मारी मोबाइल में वो वीडियो भी देखती है और किवान से मिलने चली जाती है, अगर पुलिस वाले उसे किवान से मिलने नहीं देते क्योंकि वो उसकी कोई रिश्तेदार नहीं। मारी वहाँ शोर शराबा करने लगती है, तभी उसके डैड वहाँ आकर किवान की बेल करवाते हैं। मारी के डैड मारी के वहाँ से जाने के बाद किवान को एक लॉयर का कार्ड देते हुए कहते हैं ये तुम्हारी मदद करेगा। और एक बात, मेरी बेटी खुद को संभाल नहीं सकती, उसे कोई ऐसा चाहिए जो उसका सहारा बन सके और तुम्हारे जैसा कमजोर इंसान उसे नहीं संभाल सकेगा, इसलिए तुम प्लीज मेरी बेटी से दूर रहो। अब किवान अफसरदा से अपने रूम में वापस आ जाता है और वहाँ खाना खाते हुए उसे ऐसा लगता है जैसे मारी भी उसके साथ है, वो मारी को मिस कर रहा था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग किवान को कोर्ट में दिखाया जाता है। कोर्ट में फैक्ट्री का मैनेजर गवाही देता है कि ये चाइनीज है क्योंकि इसका नाम चाइनीज से लिखा हुआ है इसके डॉक्यूमेंट्स में। ये कोरियन
कोरियन चाइनीज है इसलिए मैंने इसे जॉब दी। अब स्योंजू को भी बयान के लिए बुलाया जाता है तो वो भी यही बयान देती है कि इसका नाम चाइनीज है, ये कोरियन चाइनीज है। अब नेक्स्ट सीन में किवान को स्योंजू से पूछते दिखाया जाता है कि आपने झूठ क्यों बोला, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था। वो वहाँ पड़ी छुरी अपने हाथ में दबा लेता है और उसका हाथ कट रहा था, उसके हाथ से खून भी बह रहा था। स्योंजू रोने लगती है, फिर किवान वहाँ से चला जाता है। किवान मारी के पास जाता है मगर वो उसे देखकर दरवाजा बहुत थोड़ा सा खोलती है और उसे कहती है कि इस तरह बिना बताए मत आया करो, यहाँ से जाओ। किवान वहाँ देख लेता है कि अंदर कोई मौजूद है, वो वहाँ से चला जाता है। दरअसल अंदर वही गैम्बलर मौजूद था और वो फिर से मारी को गेम खिलवाना चाहता था, मुस्तकिल मारी पर नजर रखे हुए था। अब उसके जाने के बाद मारी किवान को ढूंढने लगती है मगर किवान उसे कहीं नहीं मिलता। वो अपना रूम भी छोड़कर जा चुका था और एक होटल में बर्तन वगैरह धोने का काम करने लगा था। यहाँ मारी को फिर गेम खेलते दिखाया जाता है और वो हार जाती है। गैम्बलर उस पर काफी गुस्सा करता है मगर वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ दूसरी तरफ स्योंजू किसी तरह किवान को ढूंढकर इस तक पहुंच जाती है और उससे सॉरी करती है गलत बयान देने के लिए। वो बताती है कि वहाँ कोई आदमी आया था और उसने वहाँ के मैनेजर से कहा कि अगर तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स नकली साबित हुए तो वो फैक्ट्री बंद करवा देगा, इसलिए मैनेजर ने तुम्हारे खिलाफ गवाही दी और मुझे कहा गया अगर मैं ये गवाही दूंगी कि तुम कोरियन चाइनीज हो तो मेरा वीजा बढ़ा देंगे। मुझे अपनी बेटी की सर्जरी के लिए पैसे चाहिए थे इसलिए मैंने ऐसा किया, मगर उसने मुझे धोखा दिया। मेरा वीजा खत्म होने की वजह से मुझे यहाँ से निकाल दिया गया है। मैं अपने बच्चों के पास चाइना वापस चली जाऊंगी और शायद फिर कभी वापस न आऊं, इसलिए मैं बस तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। किवान वहाँ से होटल में अंदर आ जाता है और फिर शीशे से पुलिस की गाड़ी को स्योंजू को ले जाते हुए देखता है। किवान को फिर अपने वकील के पास दिखाया जाता है, इसका केस अभी भी चल रहा था, ये दोनों उसी बारे में बात कर रहे थे। अब किवान वहाँ एक कार्ड पड़ा देखता है और उसे उठा लेता है। दरअसल आज मारी की मॉम की डेथ एनिवर्सरी थी और इसी की अरेंजमेंट इसके डैड ने की हुई थी, ये कार्ड उसी का था। अब किवान वहाँ पहुंच जाता है और मारी के डैड से कहता है मुझे पता चला कि आज क्या दिन है, इसलिए मैं यहाँ बस हेल्प करवाने के लिए आया हूँ। अब यही मारी नशे में आती है और काफी शोर करने लगती है, कहती है कि सारा तमाशा आप कब खत्म करेंगे डैड। वो वहाँ से चाकू उठाकर अपने आप को मारने ही वाली थी कि किवान उसे बचा लेता है और किवान का सारा हाथ जख्मी हो जाता है और उसका खून बहने लगता है। ये देखकर मारी वहाँ से चली जाती है। किवान फौरन वहाँ जाता है जहाँ मारी रहा करती थी। मारी वहाँ किसी के साथ बैठी ड्रग्स ले रही थी। किवान इस बंदे को मारकर वहाँ से भगाता है और मारी को रोकता है मगर वो नहीं रुकती। फिर गुस्से में किवान भी वहाँ पर ड्रग्स को खा लेता है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। मारी उसे एंटी ड्रग्स इंजेक्ट कर किसी तरह बचा लेती है। किवान को होश आ जाता है। मारी उसे कहती है अगर थोड़ी सी देर और हो जाती तो तुम मर सकते थे, तुमने ऐसा क्यों किया। वो कहता है कि तुम बहुत अच्छी हो, प्लीज ड्रग्स छोड़ दो। अब मारी और किवान खुश खुश साथ रहने लगे थे। एक दिन जब किवान ने कोर्ट जाना था तब उसका वकील उसे आकर कुछ पेपर्स देता है जो स्योंजू ने भेजे थे। उसमें स्योंजू ने पुराने न्यूज़पेपर्स देखकर किवान की माँ के एक्सीडेंट्स के आर्टिकल्स भेजे थे जिससे ये साबित हो सकता था कि किवान नॉर्थ कोरियन है। अब ये कोर्ट में जाने लगता है मगर वहीं बाहर मारी को गैम्बलर की कॉल आती है और वो मारी को वहाँ आने के लिए मजबूर करता है। इसके आदमी वहीं खड़े हुए थे इसलिए मारी मजबूरन वहाँ जाने को तैयार हो जाती है और किवान से झूठ बोलकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ ये सब कोर्ट में आ जाते हैं और एविडेंस पेश किए जाते हैं। वहाँ मारी को दिखाया जाता है जहाँ गैम्बलर के साथ वो डॉन भी मौजूद था। वो डॉन कह रहा था कि लड़की अब हमेशा हमारे लिए खेलेगी और हमें पैसा कमा कर देगी। अब गैम्बलर उस डॉन को जान से मार देता है। यहाँ किवान को कोर्ट में घबराहट होने लगती है। उसे याद आता है कि जब मारी जाने की बात कर रही थी तब वहाँ कुछ और लोग भी मौजूद थे। वो एकदम से वहाँ से उठकर चला जाता है। यहाँ गैम्बलर अब मारी से कह रहा था कि हम दोनों को ये मुल्क छोड़कर जाना होगा। यहाँ इन दोनों की जिद बहस होने लगती है और तभी वहाँ किवान आ जाता है और गैम्बलर और किवान की फाइट होने लगती है। गैम्बलर चाकू निकालकर किवान को मारने लगता है, तभी पीछे से मारी उसके हाथ पर शूट कर देती है। किवान और मारी वहाँ से भाग जाते हैं। वहाँ डॉन के लोग आकर गैम्बलर को मार देते हैं। किवान एक जगह लाकर मारी से कहता है कि तुम्हें ये मुल्क छोड़कर जाना होगा, उन लोगों से बचने का बस यही रास्ता है। मारी कहती है और तुम। किवान कहता है तुम्हें मालूम है मैं ये मुल्क छोड़कर नहीं जा सकता। मारी कहती है कि अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हारा वॉलेट चुराया था, वरना मैं तुम जैसे इंसान से कभी नहीं मिल पाती। यहाँ किवान भी उसे बताता है कि तुम्हारे डैड ने मुझे तुमसे मिलने को मना किया था। उस टाइम मुझे अंदाजा हुआ कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। फिर उसी दिन मैंने खुद से वादा किया कि मैं एक दिन तुम्हारे काबिल जरूर बनूंगा और मैं तुम्हारे काबिल बनकर तुम्हारे पास आऊंगा। हम बहुत जल्दी मिलेंगे और फिर कभी अलग नहीं होंगे। अब किवान और मारी के डैड उसे एयरपोर्ट ले आते हैं। वही मारी के डैड कार में मारी को कहते हैं कि किवान एक अच्छा इंसान है, मैंने उसे समझने में गलती की। मारी अपने डैड से कहती है कि मैं मॉम को तकलीफ में देखकर थक गई थी, बस मैं चाहती थी कि उनकी तकलीफ आसान हो जाए, शायद इसलिए वो मुझे छोड़कर चली गई। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है मारी की मॉम उसके डैड से कह रही थी कि मेरी इस बीमारी ने तुम लोगों को बहुत परेशान कर दिया है, मुझे जाने दो। वो कहती है मारी को कभी इस बात का पता ना चले कि मैं खुद इस दुनिया से गई और उसके डैड इस बात के लिए मान गए। दिन फिर प्रेजेंट में आता है। मारी अपने डैड को रोते हुए अलविदा कहती है। फिर मारी रोते हुए किवान को भी अलविदा करके वहाँ से चली जाती है। 1 साल के बाद शिफ्ट होता है जहाँ मारी के डैड को एक लेटर आया था और साथ ही किवान की आवाज में बताया जा रहा था कि आखिरकार मैं कामयाब हो गया, मुझे इस मुल्क में रहने का हक मिल गया, लेकिन मैंने इतनी स्ट्रगल इस मुल्क में रहने के लिए नहीं बल्कि यहाँ से जाने के लिए की। फिर किवान को उसकी माँ भी नजर आती है जो उससे काफी खुश थी। अब किवान ये मुल्क छोड़कर मारी के पास जाता दिखाया जाता है और वो मारी के पास पहुंच जाता है जहाँ वो उसे देखकर गले लगा लेती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।